तो बच्चों हम लोगों ने 3 बातें करी थी इस चैप्टर के एंड के लिए, चैप्टर 2 के सीड में। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, और उसके नीचे हमने लिखा था परसिस्टेंट न्यूसेलस। यस और नो? ब्लैक पेपर और बीट उसका एग्जाम्पल था, और उसका नाम था पेरिस्पर्म। यस और नो? देन यू हैव द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 2.4.3। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन्स एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं हम अरेस्टेड स्टेट में है। और वो अरेस्टेड स्टेट अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है तो क्विसेंस, और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है तो डोरमेंसी। ठीक है, उसकी बात यहां पर की गई है। तो सीड कोट बन गया और माइक्रोपाइल एक पोर बन के रहा जिससे पानी अंदर जाएगा सीड कोट को बस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो व्हाट इट सेज, माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। व्हाई? द आंसर इज this facilitates the entry of oxygen and water into the seed during germination to bring out the seed out of quiescence. Yes or no? क्विसेंस का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अरेस्टेड स्टेट, तो उससे सीड को बाहर कैसे निकाला जाएगा? जब ऑक्सीजन और वाटर एंटर करेंगे। और ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे सीड जर्मिनेशन के लिए। ये आपको शुरू से बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि जिस वक्त मैं बोलूं क्लास में आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू से बताया जा रहा है कि वाटर और ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन एज टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। क्यों? मैच्योर सीड का वाटर कंटेंट कम क्यों हो गया? जिससे कि वो एकदम जर्मिनेट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल नहीं है। अगर वो जर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? प्लांट खत्म हो जाएगा। आगे लिखा भी है बुक में। एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास। ये कम हो गया या इतना रह गया? इतना रह गया। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, क्योंकि अब वो वेट करेगा फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करने के लिए। तो अब उसकी एक्टिविटी स्लो हो गई हैं। वो कहाँ एंटर करने वाला है? इनटू द स्टेट ऑफ डोमेंसी, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोमेंसी, और if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. As ovule mature into seed, the ovary develops into a fruit. ये चैप्टर 1 का रिपीटेशन है। yes or no? The transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. अब वो जो चार्ट फ्रूट का निकाला था वो आ गया। हमने बनाया था एक चार्ट फ्रूट का। यस और नो? बहुत बेसिक सा चार्ट था। अब वो आ गया यहां पर। निकाल लीजिए उसको, सामने रख के पढ़िए ना, तो पता चलेगा कि बुक में जो गिवन है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एटसेट्रा, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। अब डायरेक्टली देखिए इन्होंने क्या कर दिया, ये ट्रू फ्रूट पे चले गए। पहले बताना चाहिए कि फ्रूट 3 तरह का है: ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। है ना? हमारा चार्ट बिल्कुल सही है, देख रहे हैं? यस और नो? उसके बाद में फिर ट्रू फ्रूट में उन्होंने क्या बताया? सिंपल, एग्रीगेट और कॉम्पोजिट। सिंपल, एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट। फिर सिंपल में उन्होंने बताया ड्राई एंड फ्लैशी। फ्लैशी फ्रूट्स कौन से होते हैं?
बायो में जब भी बच्चों फ्लैशी लिखा जाए इट मींस जूसी, इट मींस सक्यूलेंट, इट मींस वाटर स्टोरेज, वाटर इज स्टोर्ड इनसाइड द फ्रूट। अब अगर आप पीनट की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट है, यस और नो। आप ऑरेंज की बात करेंगे, आप पाइनएप्पल की बात करेंगे, जिसकी भी बात करेंगे तो आप बोलेंगे, हालांकि पाइनएप्पल जो है वो कॉम्पोजिट फ्रूट में जाता है। ऑरेंज ले लीजिए, गुआवा ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ये सब क्या है? फ्लैशी फ्रूट्स हैं, बुक में लिखे भी है एग्जाम्पल। तो ये जो ड्राई और फ्लैशी है ये किसके पार्ट्स हैं? सिंपल फ्रूट के पार्ट हैं ये। ट्रू फ्रूट में सिंपल फ्रूट के पार्ट हैं। चार्ट देखिए ना, देख रहे हैं चार्ट? यस और नो? तो सिंपल फ्रूट में हमने ड्राई और फ्लैशी अलग किए थे, वहां पर पहुंच गए डायरेक्टली, ये वापस बाद में आएंगे। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। Recall the classification of fruit and their dispersal mechanism that you have studied in earlier class. यहां पर ये बात समझ में नहीं आती हमको। ये कह रहे हैं जो आपने अर्लियर क्लास में, अर्लियर क्लास कौन सी थी? 11th। वहां पर कोई टॉपिक नहीं था डिस्पर्सल ऑफ सीड, था क्या? नहीं। पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिली। वाटर से हो रहा है तो pollination by water is hydrophily, pollination by wind is anemophily, pollination by birds ornithophily, pollination by insects entomophily, you know everything। ये तो हो गया पॉलेंस के लिए। और सीड्स के लिए क्या करना है? सीड डिस्पर्सल आपको लगाना है CHORY, कोरी। सीड डिस्पर्सल थ्रू वाटर, हाइड्रोकोरी, थ्रू विंड एनीमोकोरी, थ्रू इंसेक्ट्स, थ्रू बर्ड्स। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। बट सीड डिस्पर्सल ना तो 11th में ना 12th में। तो रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, रिकॉल करने के लिए मैंने आपको चार्ट बनवा दिया था पहले ही। फ्रूट के क्लासिफिकेशन का चार्ट हमारे पास है कि नहीं है? तो रिकॉल करिए ना, उसे देखिए साथ में। और डिस्पर्सल ऑफ सीड आपको 2 मिनट में हो गया। सिर्फ क्या करना था? एजेंट्स के नाम आपको पता है, उनमें क्या यूज करते हैं हम, और आपको एडिशन करना है, फिली को हटा के कोरी लगाना है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बिकॉज ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड। तो जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड होंगे, यस और नो? और स्लाइटली लेसर। कई बार क्या होता है, इनफ पॉलन नहीं आ पाते, सब फर्टिलाइज नहीं हो पाते, तो कुछ ओव्यूल सीड नहीं बन पाते। ठीक है, बट एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते 100% सीड बनेंगे, वो तो सिर्फ क्लाइस्ट्रोगेमी में था, एश्योर्ड सीड सेट। शुड आई प्रोसीड? शुड आई प्रोसीड? तो आप बाहर जाके मैसेज से बात कर लीजिए। क्या बताया मैंने? बोला इस बीच में मैंने क्या बताया, जिस बीच में आप साइलेंट करने में लगे थे फोन को? फोन को साइलेंट करने में कितनी देर लगती है? क्लास को स्टार्ट हुए हुए 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में फोन साइलेंट नहीं हुआ हमसे। नया फोन है, पता नहीं कैसे साइलेंट होता है। ऑफ कर दो उसको। अरे आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, यू आर सेइंग सॉरी। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जो मैंने बताया वो आप सुन नहीं पाए, फिर वो एग्जाम में आएगा, वहां भी फिर भूल जाएंगे तो क्या होगा जी? तो हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल और सीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और स्लाइटली लेसर नंबर ऑफ सीड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज
ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ओव्यूल्स में डबल फर्टिलाइजेशन हो जाए, कई बार इनफ पॉलन ग्रेन्स नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो आप पूरा ही आंसर लिखिएगा कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट समटाइम्स इट कुड बी स्लाइट लेसर। अब सोचिए ज़रा, अंजीर कभी देखी है आपने? अंजीर नहीं, वो नहीं मिठाई की फॉर्म में या जो सूखी अंजीर आती है वो नहीं, जो नेचर में प्लांट से तोड़ी जाती है, इतनी बड़ी होती होगी मेरे ख्याल से, बस। ठीक है, अगर आप ऐसे कर लेंगे तो अंजीर इसमें आ जाएगी, इतनी बड़ी है। तो वो जो अंजीर है, फिग उसे बोलते हैं। ठीक है, ये जन्नत का पेड़ है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और वहां पर भी ये खाने को मिलेगी। वहां टेस्ट लेकिन कुछ अल्टीमेट होगा इसका। ऑलराइट, ऐसा ही एक और फ्रूट आता है अंजीर के जैसा, इसी का भाई है, इसे बोलते हैं गुलड़। एक होता है गुड़हल, चाइना रोज, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, वो तो छोटा सा पेड़ होता है। गुलड़ के पत्तों पर नोड्यूल होते हैं, लीफ नोड्यूल, और बकरियां खाती हैं ये पत्ते। ये जितने भी है ना, अंजीर हो गया, गुलड़ हो गया, और पीपल हो गया, ये सब जीनस फाइकस को बिलोंग करते हैं। जैसे हमारा जीनस है होमो, स्पीशीज है सेपियन। तो जितने भी, एक और होता है फैल्कन ट्री, पाखड़। गांव में जाएंगे तो पाखड़ के नाम से पता चलेगा, फैल्कन। रोड पर जब जाते थे ना पहले, अब तो हाईवे बन गए तो पेड़ ही काट दिए सारे। जब रोड पर जाते थे तो दाएं बाएं यही होते थे, और इतने घने होते थे कि दोनों तरफ से रोड पर ये साया बना करके रखते थे, धूप नहीं आती थी रोड पे, इतने होते थे। अभी भी जो नेशनल हाईवेज नहीं है, स्टेट हाईवे हैं या लोकल रोड्स हैं, आप जाइए, आपको ये फैल्कन ट्रीज मिलेंगे रोड के दोनों तरफ। और बहुत आसान है, आप जब भी कोई फ्रूट खाएं उसके सीड को पॉली बैग में करके रख लीजिए, और जब आप घर से निकलें घूमने के लिए तो कार से उन सीड्स को बाहर फेंक दीजिए मट्टी में। कितना अच्छा काम आप कर सकते हैं नेचर के लिए, फ्री में। 1000 में से 5 भी अगर ट्री बन गए तो आपका जीवन सफल हो गया। यस, घूमने जाते कि नहीं जाते हैं? अब आम आ रहे हैं, आम खाएंगे आप, गुठलियां रख लेना, फिर जब गर्मियों में घूमने जाएं तो फेंक देना गुठलियों को। कुछ भी तो नहीं करना है, दूर ऐसे रोकिए गाड़ी और फेंक दीजिए चारों तरफ, पेड़ निकल आएंगे। आपका कुछ जा रहा है इसमें? अरे जीवन सफल हो रहा है, इतना आसान काम है। अमेजोन से आप दुनिया भर की फालतू की चीजें मंगाते हैं, सीड्स मंगाइए, वो पैक सीड भेजते हैं, एक एक सीड के साथ उन्होंने क्या किया है, हे वगैरह और मैन्योर वगैरह वो लगा करके रखा हुआ है, पैक आते हैं डिब्बे में। आप उस बॉल को लीजिए और फेंक दीजिए कार में से, जहां जाके गिरेगी वहां जर्मिनेट करेगी। तो बिल्कुल तैयार करके, बड़े सस्ते, 100 रुपये 150 रुपये ऐसे मिलते हैं, अलग अलग ट्रीज के जो आपके एरियाज में हैं, आप उनको मंगा लीजिए, या आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं वहां के मंगा लीजिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो जो भी फ्रूट खाएं उसके सीड रख लीजिए, जब भी बाहर जाएं फेंक दीजिए, इन प्लेस ऑफ थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन। तो ये जो फैल्कन ट्री है, इसका भी फ्रूट इतना छोटा होता है, बिल्कुल अंजीर की तरह, लेकिन उसे हम नहीं खाते। राइट, जितने भी आप देखेंगे फाइकस के जैसे, जैसे फाइकस रिलीजियोसा है, तो ये कौन सा प्लांट हो गया? इसका नाम हमें बता रहा है, पीपल। एक बंगाल में मिलता है फाइकस, बंगाल में, तो उसका नाम क्या रख दिया? फाइकस बंगाल हेंसिस। ये हो गया बनियन ट्री, कितना आसान नाम याद है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है ना, कोलकाता और हावड़ा मालूम है, तो वही सब एरिया है पूरा। और वहां पर ग्रेट बनियन ट्री है, मतलब एक पेड़ के 10,000 बच्चे, 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, एक ही पेड़, और उसकी प्रोजेनीज, और उसके बीच बीच में सड़कें बनाई हुई हैं, आप पूरा घूम सकते हो उसे, कैमरा में एक बार आता भी नहीं पूरा, इतना बड़ा है, कितनी दूर से ले लो, यू कैन सी द वीडियोज ऑन यूट्यूब। तो ये जितने भी है ना, अंजीर का फल इतना बड़ा, और फैल्कन का फल तो इतना छोटा,
अंजीर को आप खोलेंगे तो उसका बीज कितना छोटा होता है। अंजीर की बर्फी तो खाई होगी आपने, ऐसा लगता है छोटे छोटे दाने मुंह में आ रहे हैं, क्रिस्पी से आप चबाते हैं उनको, हाँ या ना। उतने छोटे सीड से इतना बड़ा ट्री बनता है। कैन यू इमेजिन द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय दिस सीड? यू नो द मीनिंग ऑफ बायोमास? लिविंग मैटर। इतने से बीज से इतना ह्यूज ट्री बन गया, एक बीज से। और एक पेड़ में कितने ऐसे फ्रूट होंगे, एक फ्रूट में कितने ऐसे बीज होंगे, है ना। बट हो क्या रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सारे के सारे जर्मिनेट नहीं कर पा रहे। और ये बात हमारी बुक में मेंशन्ड है, ये मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सब आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। देखिए आगे, लेट्स सी। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। फिर आ गई 11th की बात, हमने पढ़ा था परसिस्टेंट कैलिक्स सोलनेसी के मेंबर में, ब्रिंजल में वो रह जाती है। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। देखिए समझ लीजिए, ये आपसे नहीं कह रहे कि थैलेमस से फ्रूट बनेगा, ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं, इधर देखिए, लेट अस से कि ये रहा थैलेमस, ठीक है, ये था थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, वो रिसेप्टिकल जिस पर सारे फ्लोरल पार्ट रेस्ट करते हैं। सेपल भी आ गए, पेटल भी आ गया, स्टेमन भी आ गए, और कार्पल भी आ गया। ये आ गई ओवरी, ओव्यूल आ गए। अब जब ये फ्रूट बन रहा है तो ये पार्ट गिर गया, ये पार्ट गिर गया, ये सब गिर गए, ये सब गिर गए, ये भी गिर गया, ओवरी नहीं गिरी है। और थैलेमस डेवलप कर गया। ये रही ओवरी अंदर, ओव्यूल इसके अंदर है। तो थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। डोंट से कि इसके पास फ्रूट नहीं है। ये क्या है बीच में, ओवरी है, ये फ्रूट बनेगा, हाँ या ना। और ये रहे सीड। फलों के पेड़ उगाने को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों के पेड़ उगाने को हॉर्टिकल्चर, फलों के पेड़। हिंदुस्तान में फलों का राजा आम है, और दुनिया में, दुनिया में भी आम। क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है, आप ढूंढ के बताएंगे मुझे, ठीक है। ये एप्पल का फ्रूट है एक्चुअली ओवरी, जिसे हम बोलते हैं पोम। एप्पल का जो फ्रूट है, द एक्चुअल ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट कहलाएगी, यस और नो। इसका नाम अभी आपने नहीं पढ़ा, जैसे मैंगो का फ्रूट ड्रूप है, बुक में लिखा हुआ है, मैंगो का फ्रूट ड्रूप है। ड्रूप फलों के ऐसे ही नाम होते हैं, ड्रूप, पोम, ये सब फ्लैशी फ्रूट की बात हो रही है। आप देखिए नेक्स्ट पेज, फ्रूट की बात कहाँ की गई है भाई, हेयर इन क्लास 12th, और इन चैप्टर 1, और इन क्लास 11th। कहां पर ये बात हुई है कि मैंगो का फ्रूट ड्रूप है, डू यू रिमेंबर। मैंगो के साथ कोकोनट भी था, दोनों थे। एक बीज वाला फल बताया था मैंने, सिंगल सीडेड फ्रूट, कि मैंगो सीड है कि फ्रूट है, कोकोनट सीड है कि फ्रूट है। तो क्या बात हुई थी, सिंगल सीडेड फ्रूट है, एक बीज वाले फल हैं। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, डायग्राम के साथ है भाई।
सर वो हमारे सिलेबस में था नहीं ना, चैप्टर 5 क्लास 11 में, उसमें बस खाली फ्लावर और इन्फ्लोरोसेंस थी। इन्फ्लोरोसेंस तो शुरू होते ही खत्म हो गई थी बुक में। फ्लावर थोड़ा बहुत था, उसके आगे हमने पेज पलट के ही नहीं देखा। बस जहां पे फ्लावर खत्म हुआ अगले पेज पे फ्रूट है। और देखो डायग्राम भी बने हुए हैं, मैंगो और कोकोनट। और ये बिल्कुल ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये द मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, DRUP, ड्रूप। एनसीईआरटी की बात हो रही है, नीट में आएगा कि नहीं, टेल मी। है ना? मतलब वो ये नहीं पूछेंगे कि संतरे के फल को क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी और एक और विटामिन, दो विटामिन पाए जाते हैं, दूसरे का नाम मालूम है? सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी के साथ ये विटामिन भी होता है जिसका नाम है हिस्पेरिडिन। ठीक है? और इसीलिए सिट्रस फ्रूट्स को बोला जाता है हिस्पेरिडियम। जैसे ड्रूप है, ऐसी उसका क्या नाम है, हिस्पेरिडियम। ये संतरे के फल का नाम है। अब आपसे कोई पूछे कि हिस्पेरिडियम कैसा फ्रूट होता है, तो आप बताइए। उसमें ओवरी सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, पार्टीशंस में डिवाइडेड होती है। संतरे की काश्त खाते हैं हम, खांप निकाल करके। चाहे आप बड़ा वाला जो संतरा आता है, चकोतरा जिसे बोलते हैं, सिट्रस मैक्सिमा उसका नाम है, क्योंकि इतना बड़ा है, मैक्सिमा। तो उसमें जो काश्त निकालते हैं वो एक सेक्शन है। तो आप क्या बोलेंगे, ओवरी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स और सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैज व्हाट। सीड्स खाते हैं आप संतरे में? क्या खाते हैं? फ्लैशी हेयर। ये हो गया हिस्पेरिडियम, पूरा बता दिया हमने। अब कितनी बढ़िया किताब देख लीजिए, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको, इतना आसान है। क्या है हिस्पेरिडियम? एक ऐसा फ्रूट जिसमें ओवरी सेक्शंस में डिवाइडेड है एंड ईच सेक्शन पजेस फ्लैशी और जूसी हेयर। ऐसा हम बोलेंगे, फ्लैशी और जूसी हेयर। ठीक है? सीड तो होने ही है, आप वो थोड़ी खाते हैं। ठीक है? अब आप चाहे मौसम्बी ले लीजिए, मौसमी जिसे कहते हैं, तो सब जगह यही मिलेगा। ये दूसरा विटामिन है। अब हमसे पूछा जा रहा है पोम क्या चीज है, पोम। तो हम कहेंगे पोम एक ऐसा फ्रूट है जिसमें ओवरी को फ्लैशी थैलेमस सराउंड कर लेता है। लो भाई, हो गई डेफिनेशन। अब ये हमें खाली एप्पल में मिलता है, एप्पल की बहन पियर, नाशपाती में ही मिलता है। तो एक्चुअली हम ओवरी को तो निकाल के फेंक देते हैं ना, फ्रूट तो हम एप्पल का निकाल के फेंक देते हैं, और खाते क्या है, फ्लैशी थैलेमस। तो फ्लैशी थैलेमस अलोंग विद द ओवरी इज फॉल्स फ्रूट। खाली ये मत बोलना कि थैलेमस से फल बनेगा तो फॉल्स फ्रूट होगा। ये बुक में लिखा है थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ओवरी तो थी, सीड तो थे, है ना? और एक पिक्चर में ये भी दिखा दिया कि सेब के बीज में जहर है, और मम्मी ने बेटी का बदला लेने के लिए उससे मार दिया दुश्मन को। द नेम ऑफ द मूवी इज मॉम, यू नो दैट। ये सब हमें याद रह जाता है। हमारी याददाश्त कितनी स्ट्रांग है ना इन सब चीजों में। सो द बुक सेज स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। तो स्ट्रॉबेरी में हम क्या खाते हैं, थैलेमस। ठीक है? सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या है, ए फ्रूट इन विच along with the ovary other floral parts also contribute to fruit formation. For example, thalamus in strawberry and apple. हर बार थैलेमस को मत जोड़ के आ जाना, थैलेमस एक एग्जाम्पल है। मोस्ट फ्रूट्स however develop only from the ovary and are called true fruits. और ओवरी के साथ दूसरा कोई पार्ट ऐड हो जाए तो false. Although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are a few species in which fruits develop without fertilization, and such fruits are called parthenocarpic fruits. Banana is one such example.
है ना। केले में बीज नहीं होता और अनार में बीज नहीं होता तो कितना अच्छा होता, यस और नो। लेकिन उसका बीज ही सबसे अच्छा होता है। डाइजेस्टिव जो चूरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनारदाने का चूरन, पाउडर। हाँ, चलिए होमवर्क मिल गया आपको आज। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। अब तो संतरे आ रहे हैं बिना बीज के, अंगूर बहुत दिनों से आ रहे हैं बिना बीज के, तो वो सब पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की गई है। ठीक है। संतरा कौन से स्टेट से आता है? चलो सिटी का नाम बता दो। नागपुर। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। क्या इसको पढ़कर आप एडवांटेज निकाल पाएंगे? लेट अस सी आपका फोकस कितना स्ट्रांग है। एंजियोस्पर्म के लिए सीड की क्या एडवांटेज है? भाई सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन क्या बुक से पढ़ करके आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बताना मुझे। फर्स्टली अब इसका क्या सेंस है बताइए। सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। इससे क्या एडवांटेज है? Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other areas। ये तो हमें पता है। लेकिन सीड फॉर्मेशन वाटर पे डिपेंडेबल है, इससे एंजियोस्पर्म को क्या एडवांटेज है? तो ये तो एक डिसएडवांटेज हो गई कि जहां पानी नहीं है वहां एंजियोस्पर्म नहीं मिलेगा। बोलो, जब उसका सीड ही नहीं बनेगा बिना पानी के, डिसएडवांटेज हुई कि एडवांटेज हुई? यस और नो। बट बुक क्या कहना चाह रही है हमसे कि सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेबल ऑन वाटर, तो इससे क्या एडवांटेज है एंजियोस्पर्म्स को? आप बोलिए एंजियोस्पर्म कैन सर्वाइव वेल इन वेट कंडीशंस, है ना। जहां पर मॉइस्ट कंडीशन होंगी, जहां पानी अच्छा होगा, वहां एंजियोस्पर्म खूब फ्लरिश करेंगे। आप उसी बात को अपने फायदे के लिए यूज कर लीजिए और ऐसे लिख दीजिए। हालांकि जहां पानी नहीं है वहां पर भी तो पेड़ होते हैं, एंजियोस्पर्म भी होते हैं, वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। और उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? जो प्लांट अपने अंदर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, सक्यूलेंट प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल अपनशिया, नागफनी, एलोवेरा, ये सब कैक्टस के ग्रुप में आते हैं। कैक्टस एक पेड़ का नाम नहीं है, कैक्टस पूरे ग्रुप का नाम है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। ये बात आपको पहले दिन से बता रहा हूं मैं कि जो पौधा होता है वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वक्त लेता है। उसको शुरू में एंडोस्पर्म नरिश करता है और बाद में कॉटिलिडन नरिश करते हैं। तो एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन आपस में क्या हो गए? दोनों एक ही प्लांट बॉडी को नरिश कर रहे हैं, ये पहले और ये बाद में, तो फंक्शनली सेम स्ट्रक्चर हो गए। क्या कहलाते हैं वो? एनालोगस। स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स। ये चैप्टर 7 में आता भी है, 10 क्लास में भी आपने पढ़ा था। होमोलॉगी एंड एनालॉगी, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। देन the hard seed coat provides protection to young embryo. Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variations. Seed is the basis of our agriculture. 1 mark question. What is the basis of our agriculture? उस वक्त याद नहीं आएगा। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, बीज को अरेस्टेड स्टेट में जाना ही पड़ेगा, उसका पानी कम होना ही पड़ेगा, बस 10-15% पानी रह जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या फायदा है? देखिए, मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season। मालूम है फार्मर सीड किसको कहता है? फार्मर की लैंग्वेज में बच्चों सीड क्या है?
सीड प्लांट का वो पार्ट है जिससे वो प्लांट को प्रोपगेट कर रहा है। अगर आलू का बीज उसे चाहिए तो वो आलू ही तो स्टोर करके रखेगा। कहाँ पर? कोल्ड स्टोरेज में। जब आलू की फसल आती है, नया आलू आता है तो बाजार में बिकता है, और वही आलू बोरियों में भर करके कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, और वो धीरे धीरे निकालते जाते हैं और आपको देते जाते हैं, और नेक्स्ट सीजन में उन्हीं को निकाल करके उनकी सोइंग हो जाती है, आइस से फिर नए प्लांट आ जाते हैं। तो किसान के लिए वही आलू द स्टेम वो सीड थी। गन्ने का सीड क्या है किसान के लिए? नोडल पार्ट, उसी से प्रोपगेट करेगा वो। तो गन्ने का बीज उसके लिए वो है। और आपकी नज़र में बीज सिर्फ ओव्यूल है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। हाँ या ना? Can you imagine agriculture in the absence of seed or in the presence of seed which germinate straight away soon after formation and cannot be stored? तो क्रॉप रोटेशन नहीं होगा, है ना? डिफरेंट वैरायटीज हमको नहीं मिलेंगी। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें दो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, बच्चे हमेशा याद करके जाते हैं और आता नहीं है। और जिस साल उन्हें लगता है अब छोड़ो ये तो आ ही नहीं रहा है, उस साल आ जाता है। जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा था नीला कुरेंजी, ऐसे ही ये दो और आ गए कि कितने दिनों तक सीड जर्मिनेट कर सकता है। वायबिलिटी, पोटेंशियल टू जर्मिनेट। पॉलन वायबिलिटी भी पढ़ी आपने। अब सीड वायबिलिटी की बात कर लेते हैं कि सीड कितने दिनों तक वायबल रह सकता है। How long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. In a few species, the seeds lose viability within a few months. Seeds of large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. हम इसी पे शॉक्ड हो गए, सैकड़ों सालों तक। फिर आगे हजारों सालों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए। द ओल्डेस्ट, there are several records of very old yet viable seeds. The oldest is that of a lupin, Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. The seeds germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. अब खजूर के पेड़ की बात बता रहे हैं, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा पढ़िए। A recent record of 2,000 years old viable seed is of date palm, Phoenix dactylifera, discovered during archaeological excavation of King Herod's palace near Dead Sea। ये आया था, नीड में भी आ जाता है, ठीक है। अब वो जो दो इटैलिक्स के पैराग्राफ हैं, ये वही बात है जो अभी हम बात कर रहे थे अंजीर की, लिखा हुआ है इटैलिक्स में। इटैलिक्स में जो पैराग्राफ होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपको नॉलेज गेन कर लें, या आप इमेजिन कर सकें, आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ सकें। After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. How many eggs are present in an embryo sac? चलो मान लेते हैं एक, ठीक है, एक ही तो था, आपने तो एक ही देखा, एक मान लेते हैं। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल? आपने तो एक ही देखा, एक मान लेते हैं। यहां तक तो बात सही है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? बोलो पपाया में, गिने कभी? तरबूज में, खरबूजे में, पम्पकिन में, खीरे में, कभी गिने? और अंजीर में तो गिन ही नहीं सकते। गिन सकते हैं, महीनों लग जाएंगे, क्योंकि फिर बीच में गिनती गड़बड़ हो जाएगी। कल हो रही थी कि नहीं? करेक्ट वाले पहले गिने आपने एक बार, फिर दूसरी बार गिने, दो दो तीन तीन बार गिन रहे थे। अब क्या कह रहे हैं ये? हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? वन टू मेनी? बोलिए। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? वन टू मेनी? मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी, सब तो आपको बता दिया। जब आप एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बना के लाए थे तो कितने कॉन्फिडेंट थे उस दिन, है ना भाई? और फिर उस दिन सवाल पूछ लिया, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट सब बताया था उसी दिन। आज 5 to 6 वाले बच्चों का नंबर है। जो यहाँ मिलने वाला है ना वो कहीं नहीं मिलेगा, और बच्चों को पता भी नहीं चलता। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, देखिए अभी।
हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? वन टू मेनी. हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री? वन टू मेनी. है ना? अब सोचो यहां से जब चलेंगे, वन टू मैंने 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 इसलिए बोला मैंने, जैसे कि 6 फीट का फूल है अमोर्फोफेलस में, जमीगन में, तो वो तो एक ही है ना? एक पेड़ में दो फूल एक साथ तो नहीं आएंगे, तो इसलिए वन टू मैनी बोला मैंने. अब आप देख रहे हैं आम के पेड़ में कितनी क्या हालत हो रही थी जब फूल आ रहे थे, भरा पड़ा था वो. उसको बोलते हैं आम के पेड़ में बौर आ गई. अच्छा चलो, एंड सो ऑन. अब देखो ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है नंबर, कि एक पेड़ पे कितने फूल, एक फूल में कितने कार्पल, और एक कार्पल में कितने ओव्यूल. तो वहां तो मल्टीपल में था, फिर ओव्यूल में हमने मान लिया एक ही एम्ब्रियो से आएगा, उसमें एक ही एक्सेल, तो वहां वन वन था. कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? अब तो बता दीजिए. पपाया, पम्पकिन, है ना? जो आप ये एग्जाम्पल बता रहे हैं ये आप मेरी कॉपी कर रहे हैं, ये है लार्ज नंबर ऑफ सीड. बुक ने पूछा वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, तो बोलो फिग. लार्ज और वेरी लार्ज में फर्क है, और वेरी वेरी लार्ज, है ना? एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, उसका नाम भी दिया है ऑर्किड. एक मोनोकॉट होता है. ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स. Similar is the case in fruits of some parasitic plants such as orabank and striga. अब सोचो, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म, वहां पर भी पैरासिटिक प्लांट के नाम लिखे हुए हैं 11th में, और 12th में भी लिखे हुए हैं. ओराबैंक और स्ट्राइगा के बारे में बताओ. तो आप क्या बताएंगे कि इनमें एक फ्रूट में पता नहीं इनॉर्मस नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, दे आर पैरासिटिक प्लांट्स. एनसीईआरटी बता रही है आपको, कहीं नहीं मिलेगा ये. हैव यू सीन ए टाइनी सीड ऑफ फाइकस? आ गए अंजीर पे, है ना? हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस? कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं बरगद का पेड़? हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट टाइनी सीड? तो ये क्या है? हायर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. ठीक है. एंड देन हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस? एक पेड़ में कितने फल होंगे? हजारों, है ना? आप अगर फैल्कन ट्रीज के नीचे से गुजरेंगे तो आपके पैरों में इतने बीज आएंगे, इतने बीज आपके पैरों से टूटते हैं. एक बार जाकर के नेचर में कभी देखिए, जब इसमें फ्रूट आते हो तो आपको पता चलेगा. और बिखरे रहते हैं पूरे जमीन में, आप बच के नहीं निकल सकते, इतने होते हैं. मतलब आप अगर पैर बचा के निकलेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इतने होते हैं. सो मेनी ऑफ देम. Can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the years? तो हमारी बुक में फाइकस लिख दिया ना, तो सभी आ गए इसमें. इसमें गुलड़ भी आ गया, अंजीर भी आ गया, पीपल भी आ गया, और बनियन ट्री भी आ गया, सब आ गए इसमें. फाइकस उन्होंने सब लिख दिया. चलिए, अब ये जो आर्टिकल 2.5 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इससे हर साल बोर्ड और नीट में क्वेश्चन आता है, और बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम के टाइम तक कंफ्यूज रहते हैं. आपको पहले तो ये समझना है कि जो दो हेडिंग है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, उसमें इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है. तो आपको इस टॉपिक में जो फोकस रखना है बच्चों, वो पॉली एम्ब्रियोनी पर नहीं रखना है. योर फोकस शुड बी ऑन एपोमिक्सिस. एपो मीन्स एबव, और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग. ठीक है, अभी इस बात को भूल जाइए बिल्कुल. दो दोस्त थे, घूमने जा रहे थे, कहीं पर बहुत दूर चले गए खंडरों में. तो वहां पर एक दोस्त का पैर पड़ा नीचे, तो उसे लगा यार यहाँ पर कुछ है. उसने जब हिलाया तो वहाँ एक मटका था. तो उसने अपने दोस्त को जल्दी से बुलाया, यार ये खजाने का खजाना मिल गया है, मटका मिला है, आ जाओ इसे निकालते हैं. वो निकालने लगे, उसमें अशर्फियाँ थी, सोने के सिक्के.
अशरफी। फिर दूसरे दोस्त ने कहा यार और खोद के देखते हैं आसपास, क्या पता और मिल जाए। उन्होंने आसपास थोड़ा बहुत और खोदा तो और मिलने लगे। ये बात समझ में आ रही है कि एक के लिए सर्च कर रहे थे, लेकिन अगर और मिल गए तो कोई परेशानी, फायदा ही तो है ना। बस ऐसे ही ये दो टॉपिक हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस को समझना है, और उसके होते होते अभी हमें पता नहीं है क्या, अगर इसके होते होते बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएं तो कोई परेशानी, पेड़ तो ज्यादा हो जाएंगे ना। बस पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये नेचुरली बहुत जगहों पर होती है, और एपोमिक्सिस के थ्रू भी हो सकती है, राइट। एपोमिक्सिस इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैनी एम्ब्रियोज। मैनी एम्ब्रियोज कैन बी फॉर्म नेचुरली, लेकिन इसके थ्रू भी हो जाए तो कोई परेशानी, फायदा ही तो है। तो हमारा फोकस किस पे रहना है, एपोमिक्सिस पर। चलो ये करते हैं 10th क्लास का रिवीजन, टॉल वर्सेस डार्क। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है भाई। इन दोनों के क्रॉस से मिला टॉल, वो था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका नाम रख दिया F1 जनरेशन। अब हमने इसकी सेल्फिंग कर दी, इस टॉल को इसी से क्रॉस कर दिया, जो जैसा है उसको वैसी क्रॉस करते हैं, उसे सेल्फिंग कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, इनब्रीडिंग भी कहते हैं। ये सब पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो इसके लिए हमने क्या करा भाई, एक पुनेट स्क्वायर बना लिया जो आप बनाते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी डार्क। ठीक है, हमको ये बताया जाता है कि ये जो आया ये सेग्रीगेशन की वजह से आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आप चैप्टर 12 में और भी अच्छे से समझेंगे, आप क्लास 12 चैप्टर 5। ये भी तो सेग्रीगेशन की वजह से आया, हाँ या ना। इन चारों में से हमारे काम के कितने हैं, ये दो। हाइब्रिड तो यही है ना, यही तो हाइब्रिड है। चार में से दो का मतलब कितने परसेंट हो गया, 50% हमको फायदा हुआ, मतलब 50% नुकसान हुआ। फार्मर के लेवल पर सोचिए, उसने 20 लाख पेड़ लगाए, 20 लाख बीज लगाए, और 10 लाख पेड़ बेकार हो गए, उसके काम के नहीं है। पेड़ तो निकले लेकिन उसके काम के नहीं थे, उसमें सिर्फ 10 लाख हाइब्रिड थे। तो 50% लॉस इन बिजनेस, कैन यू इमेजिन। अभी आपको फिर समझ में आएगी ये बात। जब टॉल और डार्क का क्रॉस करा तो हमको क्या मिला, ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। क्या मिलेगा, सीड। टॉल के पॉलन ग्रेन डार्क के स्टिग्मा पर डालो, या डार्क के पॉलन ग्रेन टॉल के स्टिग्मा पर डालो, आएगा वो जो डोमिनेंट है, ये मेंडल कहते थे। तो टॉल, हमने क्या करा, डार्क के पॉलन ग्रेन टॉल के स्टिग्मा पर डाल दिया। सपोज पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमको क्या मिलेगा, हाइब्रिड सीड। हमको मिलेगा सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट। कुछ याद आया, ये हमको मिलता है F1 जनरेशन में, सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट। इसका क्रॉस इससे किया, क्रॉस का मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग, याद आया। तो क्या मिलेगा, सीड मिलेगा कि प्लांट, तो हमको मिलेगा सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट। यहां पर आएगा सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। इस सीड की हम सोइंग करेंगे बच्चों, बोलिए, इसको मट्टी में लगाएंगे। हम ये खरीद के लाए, क्या खरीद के लाता है फार्मर, सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट। उसकी वो सोइंग करता है, तो उससे क्या निकल के आएगा, उससे निकल करके आएगा हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। हाइब्रिड प्लांट का फ्रूट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने होशियारी दिखाई कि इस फल के बीज रख लो, अगले मौसम में इन बीज को लगा देंगे, हाइब्रिड प्लांट में फ्रूट आएगा कि नहीं, सीड आएंगे कि नहीं, हमारा तो काम चल गया। हमें फल चाहिए, फल का मतलब
फ्रूट, मतलब रिजल्ट। यस और नो? हर हाल में हमको फायदा होना चाहिए। तो हमारे काम की जो चीज है वो है फ्रूट, हमें ये मिल गया, लेकिन हम होशियारी दिखा रहे हैं, हमने इसके सीड ले लिए। ये क्या है? सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट। ये क्या है भाई? सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट। ये हाइब्रिड सीड नहीं है, हाइब्रिड सीड ये है। अब आपने इस फल के बीज ले लिए, ये बीज ले लिए और इनको फिर बो दिया मट्टी में, पेड़ निकल आए। तो कितने पेड़ निकलेंगे हाइब्रिड? 50% हाइब्रिड होंगे, 50% आपके काम के नहीं होंगे, ड्यू टू सेग्रीगेशन। अभी भी किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। फार्मर बाजार से क्या खरीद के लाता है? ये खरीद के लाता है वो, इसीलिए ये महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि हर साल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हर साल बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? ये करना पड़ेगा हमें, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग सब करना पड़ेगा, रीबैगिंग। तो हमको मिलेंगे सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट। ये हमें मिले, हमने फार्मर को दे दिए, फार्मर ने उनको डाला, उसे हाइब्रिड प्लांट मिल गए। अब फार्मर को फिर अगले साल लेकर के आने बीज, क्योंकि अगर आपने उसके फलों से बीज रख लिए अपने पास तो क्या होगा? सेग्रीगेशन हो जाएगा। 50% आपके काम के नहीं होंगे, 50% आपके काम के होंगे। लेकिन अगर ये वाले जो थे इनको इसके थ्रू बना लिया जाए, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इन सीड से बच्चों जो प्लांट बनेगा वो क्लोन होंगे सब या नहीं? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिमिक कर रहा है। मिमिक्री का मतलब उसके जैसा दिखेगा। किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लगेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन होगा ये सेक्सुअल। और इस पर अभी काम चल रहा है। बुक क्या कह रही है? इस पर काम चल रहा है कि अगर हम हाइब्रिड प्लांट के सीड्स को एपोमिक्सिस के थ्रू बना लें, बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना लें, देयर विल बी नो सेग्रीगेशन। ठीक है, और हमें हर साल हाइब्रिड सीड रेज नहीं करने पड़ेंगे, और फिर वो सस्ते हो जाएंगे, फार्मर के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब वो एपोमिक्सिस में वो कह रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होगा? कई बार न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, वही एम्ब्रियो बननी शुरू हो जाती हैं, और कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के ऐसा हो रहा है। ये बुक में लिखा हुआ है कि डिप्लॉयड सेल ओव्यूल की अगर एम्ब्रियो बन जाए तो वो एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, वो डेवलप होनी शुरू हो गई, वो 2n थी, तो प्लॉइडी सेम रहेगी। बुक में ये लिखा हुआ है, अब आप पढ़ लीजिए इसको पूरा, एंड यू विल फाइंड द रियल मीनिंग। ऑल राइट, पेज नंबर 38, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पेज नंबर 39, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है, इसकी रीडिंग थोड़ी सी बाकी है। नेक्स्ट क्लास में इसको करके हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे। ऑल राइट, इसको नोट कर लीजिए बट